ऑलराइट क्लास, चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एनर्जी बहुत छोटा चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है ये बुक का। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये इजी चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं इस चैप्टर से। वर्क पावर एनर्जी, व्हाट इज़ वर्क। देखो, वर्क का मतलब तो काम होता है डेली लाइफ में, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स की टर्म में वर्क का मतलब ये नहीं होता। वर्क का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो और वो डिस्टेंस कवर करे, जब आप किसी चीज़ को धक्का लगाते हो या किसी चीज़ को खींचते हो। फोर्स क्या है? एक पुश और पुल है ना, मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को धक्का लगाते हो, किसी चीज़ को खींचते हो, तो क्या होता है? वो मूव करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क जो है वो एक स्टेट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हो कि वर्क हुआ है। वर्क इज डन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क क्या है? वर्क हमेशा जब होगा जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे और वो डिस्टेंस कवर करे। जब हम भी एक जगह से दूसरी जगह तक चल कर जाते हैं, यानी कि अगर मैं एक कमरे में खड़ा हुआ हूँ और दूसरे कमरे में अगर मैं जाऊँ, तो ये मैंने क्या किया होगा? वर्क किया होगा। ठीक है, दिस इज अ वर्क, क्योंकि मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ और फोर्स मैं अपनी टांगों से लगा रहा हूँ, मैं अपने लेग से फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। हर वो बॉडी जो डिस्टेंस कवर करे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो वो क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। ठीक है, फिर वर्क का ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने जो है वो ये वाली डेफिनेशन याद कर लेनी है वन, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद कर लेना है। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें आप, इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये वाली बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है। इस पे जब फोर्स लगाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया, तो इसने वर्क किया। यानी कि F मल्टीप्लाई बाई डी, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, तो F इंटू टी, ये W फॉर वर्क और मल्टीप्लाई बाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क। ये वर्क का फॉर्मूला है, आपने याद कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली चीज़ आपने लिखनी है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है कि अगर मैं क्या करूं, इस वाली बॉडी को, यानी कि इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, टेढ़ा कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ पहले। अच्छा, तो अगर मैं इस बॉडी को क्या करूं, थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर दूं। ठीक है, और अब इसको मूव करवाऊं, तो अब साथ में क्या हो गया? ये एंगल भी बन गया ना। और एंगल को हम किससे डिनोट करते थे? थीटा। याद है चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था। तो अब जो है वो एक एडिशनल चीज आ जाएगी, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया इसका, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। अभी कॉस क्यों आया? इसका रीज़न जो है वो चैप्टर नंबर आप 2 में, वेक्टर्स, फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे तो आप चैप्टर नंबर 2 में इसका रीज़न पढ़ोगे कि यहाँ पे कॉस क्यों आया, साइन क्यों नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रीज़न एज आपके आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको ये नहीं पता कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अगर ये क्वांटिटी है A और ये क्वांटिटी B, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इसका भी मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी कि अगर मल्टीप्लाई का साइन डालो या अगर बीच में डॉट डाल दो, तो इसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। A मल्टीप्लाई बाय B, चाहे डॉट डालो बीच में या चाहे इस तरह से x का साइन बना दो, मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन। तो ये कहलाता है क्रॉस, यानी कि इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी आंसर आएगा, फॉर सपोज C आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्रॉस का निशान देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे बीच में अगर डॉट आएगा तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। तो जब आप अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे डॉट है। तो जब यहाँ से यहाँ पे डॉट होता है ना, तो उसकी जगह पे अगर एंगल आता है, तो वहाँ पे हम जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं वो कॉस का लगाते हैं। और अगर डॉट सॉरी क्रॉस का आएगा तो हम साइन का लगाएंगे। अगर यहाँ पे क्रॉस होता,
एफ मल्टीप्लाई बाई डी होता है। अभी यहाँ पे एफ डॉट डी है, एफ मल्टीप्लाई बाई डी नहीं है। अगर एफ क्रॉस डी होता तो यहाँ पे जो कॉस नहीं आता, यहाँ पे आता साइन, लेकिन यहाँ पे भी डॉट है। अब इसका रीज़न क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ोगे ये, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे कॉस इसलिए आया है, ठीक है। एंगल कहाँ से आया, एंगल अगर आप पूछोगे तो यहाँ पे मैंने एंगल आपको बताया है, एंगल ये रहा। यहाँ पे जो है वो एंगल जो जब मैंने यहाँ पे इस तरह से बॉडी बनाई थी, अगर मैंने इसको हल्का सा उठाया था तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बन रहा था ना, जिसको हमने थीटा से डिनोट किया था। तो इसे बन नहीं पा रहा मुझसे, थीटा, हाँ। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन गया। अब ये एंगल का भी इन्वॉल्वमेंट है तो एंगल भी फॉर्मूले के अंदर इसमें आ गया, ठीक है। यानी कि जो डब्ल्यू के दो फंक्शन हैं, डब्ल्यू के दो फंक्शन हैं, यानी कि वर्क के दो फार्मूलाज हैं, एक एफ डी सिर्फ और एक एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। दो फार्मूलाज हैं वर्क के, एक ये रहे और एक ये रहा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसका यूनिट जो है वो जूल है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, JOULE, जूल। या अगर आप इससे निकालना चाहो तो फोर्स का न्यूटन होता है और डी का क्या होता है, मीटर होता है, डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। दो यूनिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जूल वैसे ऐसा यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। फिर पावर, पावर कहते हैं कि आपने अगर ये वर्क किया है तो कितने टाइम के अंदर अंदर किया है, ठीक है। यानी कि अगर ये बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो कितने टाइम में ट्रैवल करेगी, ये वर्क है, ठीक है। जितने कम टाइम में ट्रैवल करेगी उतनी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। क्योंकि पावर और टाइम का इन्वर्सली रिलेशन है। जितनी कम टाइम में, अगर मैं बोलूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और आप एक आंसर करने लिखते हो तो आपकी कोशिश होती है कि हम कम टाइम में ज़्यादा सवाल करें। तो अगर आपकी पावर होगी तो आप कम टाइम में ज़्यादा सवाल कर लोगे, लेकिन अगर आपकी पावर नहीं होगी, ये पावर ऑफ मेमोरी की वजह से भी होता है कि अगर आपको याद नहीं होगा सही से, पावर ऑफ मेमोरी ज़्यादा होगी तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर लोगे, और आप अगर आपकी नहीं पावर होगी तो आप ज़्यादा टाइम लगा दोगे और आप चीज़ें भी कम करोगे, ठीक है। फिर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, वॉट, WATT, वॉट, ये लिखा हुआ है यूनिट, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ये वाली लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, CGS की और इसकी भी CGS की याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा आपसे। फिर फैक्टर, फैक्टर बताना है कि किन किन फैक्टर्स पे ये वर्क डिपेंड करता है। जो जो चीज़ें फॉर्मूला में आ रही हैं वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी और डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा वर्क होगा। और थीटा, यहाँ पे थीटा पे भी ये जो है वो affected है, वर्क इज ऑल्सो affected बाय द एंगल ऑफ कोसाइन, ये दिस इज कोसाइन, कोसाइन लिखा हुआ है, ठीक है। कोसाइन का मतलब COS, कॉज, कॉस की फुल फॉर्म है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। इस पे भी इफेक्ट होता है, वर्क इससे भी इफेक्ट होता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा यहाँ पे मैंने दे दिया है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए आपको पहले एनर्जी पता होनी चाहिए क्या है। एनर्जी ये रहा, एनर्जी कहते हैं कि किसी भी बॉडी में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। व्हाट इज इट, एनर्जी। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। व्हाट, वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है इट इज ऑल ड्यू टू एनर्जी, एनर्जी होगी तो बॉडी वर्क करेगी, और और जब एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। फिर एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है, जो वर्क का यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे जूल की डेफिनेशन दी गई है, जूल और वॉट। जूल जो है वो यूनिट है, वर्क का भी है और इसके अलावा एनर्जी का भी यूनिट जूल है। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ वॉट, वॉट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये सब आपने याद करते रहना है, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन ये सब याद करते जाना है। ये
वॉट का, और ये जूल का, जूल की डेफिनेशन है, ये भले से ना लिखो, ये आप बस ये डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। फिर एनर्जी, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है मेनली? एनर्जी की तो बहुत किस्म हैं, लेकिन बहुत किस्में हैं, लेकिन जो मेन दो किस्में हैं, दो काइंड्स हैं एनर्जी की, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ये होती है कि जब एक बॉडी को, यानी कि अगर ज़मीन पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और अगर हम अभी इसमें जो एनर्जी स्टोर है ना, उसको कहते हैं वैसे पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, अभी एक बात बताओ, ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रही होगी ना, ग्रेविटी अर्थ की, और हम इसको उल्टा लेके जा रहे हैं, यानी कि इस पे वर्क कैसा कर रहे हैं? ऑपोजिट टू ग्रेविटी कर रहे हैं। तो जो वर्क होगा हमारा वो वेस्ट नहीं होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी के अंदर। तो अब ये यहाँ पर एक हाइट पर पहुंच गई है ये बॉडी, ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ पे हाइट पर उठा दिया है। अब इसमें जितना मैंने वर्क किया वो सारा किस में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में। ई फॉर एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जब एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बॉडी क्या है? वो इस सरफेस से एक खास पोजीशन पे है ऊपर की तरफ, और इसके अंदर जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। अब ये खास एक पोजीशन पे है ऊपर, और इसमें एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, ये रहा, नहीं बल्कि फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा हुआ? अच्छा खैर, फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? पी ई, पोटेंशियल एनर्जी, पी ई, ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। अच्छा, ये ड्राइव भी करते हैं, ये आप फॉर्मूला लाजमी लिखना, फॉर्मूला की हेडिंग डाल के फॉर्मूला लिखना। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी मूव करती है ना, कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वो किस एनर्जी की वजह से कर रही है? वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से कर रही है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मूव करी, तो दैट इज ऑल ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, ये रहा आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये डेरिवेशन है, ये आपको फिजिकल क्लासेस में आपको समझाया जाएगा, या आपको एज इट इज़ अभी समझ नहीं आएगा, तो ये आपको फिजिकल क्लासेस में या लाइव सेशन में आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब आप किसी बॉडी को मूव कराते हो, तो जो मूवमेंट की एनर्जी होती है, जब आप मूव करा रहे हो तो उस वक्त जो एनर्जी होती है वो किसी बॉडी में मूव, जो उसको हरकत में लेकर आ रही होती है, वो एनर्जी जो उसको मूव कराने में हेल्प कर रही होती है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ये ड्राइव करके आया, ये फॉर्मूला बनाया है, इसकी डेरिवेशन आती है। अभी आपको डेरिवेशन फिलहाल अभी आप लोग ना करें, अब आपको फिजिकल क्लासेस में आपको समझा दिया जाएगा, लाइव सेशन जब होगा तो आपको इसको समझा दिया जाएगा। अभी एज इट इज़ इस नोट्स में आपको एज इट इज़ समझ नहीं आएगा, अगर मैं ऐसे ही बता भी दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसका भी फॉर्मूला है, ये जो पाव पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, इसका भी एक जो है वो डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन कैसे ये हमने डेरिवेशन करी है, ये सब आपको फिजिकल क्लासेस में समझा दिया जाएगा। डेरिवेशन के को छोड़ के मैंने आपको बाकी जितनी ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये सब आपने याद कर लेनी है, ठीक है। अब आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब इनके इंटर कन्वर्जन देखते हैं, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन लिखा हुआ है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हुआ ये है कि ये अर्थ है, अर्थ पे ये बॉडी रखी हुई थी जिसका मास था m, ठीक है, मास था m, और ये अर्थ पे रखी हुई थी। हम इसको एक हाइट पे ले गए, ये h फॉर हाइट, हाइट पे ले गए, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि जब मैं इस बॉडी को उठाया था, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh कुछ होगी, mgh यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अभी इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक है, अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, जीरो होगी, क्योंकि क्या ये मूव कर रही है, नहीं मूव कर रही। तो जब ये मूव नहीं करी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी mgh। mgh का मतलब ये तो वैसे फॉर्मूला है, लेकिन अब जो बॉडी का होगा उसका मास, फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी इसकी, और पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, जब मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आने लगेगी, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या कम होने लगेगी, है ना। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता ये मूव, हरकत में आ रही है बॉडी, है ना। ये बॉडी क्या हो रही है, हरकत में आ रही है, मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, अर्थ की तरफ मूव कर रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अर्थ की तरफ मूव कर रही है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो सरफेस पे जाके टकराएगी। जैसे ही वो सरफेस पे जाके टकराएगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ से लॉस होना शुरू हुआ है, जैसे वो नीचे आ रही है पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी के क्या शुरू हुआ है, गेन। यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ये पोटेंशियल एनर्जी ये किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट हो रही है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, k इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। पीई की जगह यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने mgh का फॉर्मूला लिख दिया, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने हाफ mv² का फॉर्मूला लिख दिया। यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंटर कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब आपको एक लॉ समझ आएगा, वो ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी क्या हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। समझ आया सबको, ठीक है। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये बॉडी थी, ये काइनेटिक एनर्जी पहले हाइट पे जब बॉडी थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। और जैसे ही इसको छोड़ा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने लगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी। यानी कि देखो, आप एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना कहीं से बना रहे हो इसमें। और तो और ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से क्या हो रही है, इंटर कन्वर्ट हो रही है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, छोटा सा लॉ था, ये भी आपने एज इट इज ऐसे याद कर लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। वैसे 4 पॉइंट से ये आप याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये वही वही चीज़ है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। असल में क्वेश्चन ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों अलग अलग सवाल करके नहीं पूछता एग्जामिनर, ये हमेशा इस तरह से पूछता है एक साथ। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 8 से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ पूछेगा वो। आपने डायग्राम भी बनानी है, आपने पूरा एज इट इज इस तरह लिखना भी है, ठीक है। ये आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन समझ आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस इतनी बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि किस तरह से क्या एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म में। अब पावर, रिलेशन ऑफ पावर एंड वेलोसिटी, अच्छा, रिलेशन ऑफ पावर एंड वेलोसिटी। अब देखें, हमें ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है। पावर का एक और फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एफ वी। एक पावर का तो ये फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और एक पावर का ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एफ वी,
ठीक है, ये कैसे ड्राइव हुआ, ये ड्राइव करने को आता है, ये ऐसे ड्राइव हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया, वर्क से शुरू किया। वर्क का फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, अब पावर का क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पे W किसके बराबर है, एफ टी के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम W की जगह एफ डी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने W की जगह एफ डी लिख दिया। ठीक है, अगर हम इस चीज को सिर्फ गौर करें, D अपॉन टी, जो कि हमने अलग करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे अलग करके लिख दिया, ये रहा, हमने यहाँ पे इसको अलग करके लिख दिया D अपॉन टी। D अपॉन टी किसके बराबर होता था, वेलोसिटी के। याद है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था मैंने आपको, V इज इक्वल टू डी अपॉन टी या S अपॉन टी। ठीक है, V इज इक्वल टू D अपॉन टी। ठीक है, फिर D अपॉन टी किसके बराबर होता है, D अपॉन टी किसके बराबर होता है, V के। तो यहाँ पे हमने D अपॉन टी के जगह क्या लिख दिया, V, और ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। इतना आसान सा फॉर्मूला था ये। ठीक है, कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। P इज इक्वल टू एफ, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। दो फॉर्मूलाज हैं जो आपकी न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी होंगी, जिस हिसाब से आपने वो फॉर्मूला लगा के करना होगा। न्यूमेरिकल भी आपको फिजिकल क्लास में प्रोबेबली समझाए जाएंगे। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है कि उन बॉडीज में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिनमें इलास्टिसिटी होती है, जैसे स्प्रिंग हो गया। स्प्रिंग को जब आप खींचते हो, जब आप, ये स्प्रिंग है फॉर सपोज, जब आपने इसको खींचा, फॉर सपोज ये स्प्रिंग है ना, आपने इसको जब खींचा तो अब ये इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी ना, है ना। जब एनर्जी स्टोर हो गई होगी तो अब जब आप इसको छोड़ोगे वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, यानी कि वो एनर्जी इसको मूव करा रही है ना अपनी जगह की तरफ, तो एक एनर्जी स्टोर हो गई है। तो दैट एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड इलास्टिक मटेरियल, यानी कि अगर, और या अगर आप इसको टाइट से दबाओगे जब भी ये स्ट्रेच होगा, और अगर आप इसे खींचोगे जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि दोनों फॉर्म में ये क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है और ये अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ रहा है। किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है जिसे कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला ये है। इसकी भी डेरिवेशन काफ़ी बड़ी है, तो ये भी आपको फिजिकल क्लासेस में समझाया जाएगा। छोटा सा ये चैप्टर था, ये फिनिश हो गया। बाकी सिर्फ 2-3 डेरिवेशन है बड़ी बड़ी, वो आपको फिजिकल क्लासेस में समझाई जाएंगी। ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ओके क्लास, अब मैं एंड कर रहा हूँ। आप अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। ठीक है।